मिशन 50 में सभी छात्रों का ढेर सारा स्वागत है। तो हमारा जो उद्देश्य है एसडीएम और डीएसपी, मिशन एसडीएम और डीएसपी, आप जानते हैं कि आज हर एक परीक्षाओं में करंट अफेयर का एक बड़ा रोल है। तो हम लोग प्रतिदिन करंट अफेयर की सीरीज लेकर आ रहे हैं। लगातार सेशन के साथ जुड़ जाएं, सेशन को शेयर कर दें। थोड़ा लेट हो गए, आज कुछ आपके लिए ही कुछ तैयार कर रहा था करंट अफेयर, इस वजह से थोड़ा लेट हो गए हम। तो आप लोगों के लिए करंट अफेयर की सीरीज मैं प्रतिदिन लाता रहूंगा। देर होने के लिए थोड़ा क्षमा चाहता हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे। चलिए जल्दी भैया, आप लोग सभी लोग जुड़ जाइए, जल्दी जल्दी सभी लोग जुड़ जाइए। गुड इवनिंग। थोड़ा लेट हो गया है आज मेरा, आज आने में मुझे थोड़ी सी देर हो गई है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप लोगों से, क्षमा चाहता हूँ भैया। कोई बात नहीं, टाइम से मैं आया करूंगा। डेली करंट अफेयर, आज का करंट अफेयर जरूर आप लोग ध्यान से अंत तक देखिएगा। आज का जो करंट अफेयर है लास्ट तक देखना है आपको, क्योंकि आज का करंट अफेयर नहीं है बल्कि डायमंड्स है, डायमंड प्लैटिनम करंट अफेयर। दिस सीरीज, टुडे सीरीज इज नोन एज डायमंड सीरीज। आज का सीरीज हम लोग, आज के सीरीज का नाम मैंने रखा है डायमंड सीरीज, प्लैटिनम सीरीज। तो भाई प्लैटिनम सीरीज, डायमंड सीरीज से लोगों को जोड़ लो और खुद जुड़ जाओ। आने वाले समय में जल्दी से लॉकडाउन खत्म होगा और सारी परीक्षाओं का दौर प्रारंभ हो जाएगा। तो एग्जाम्स अप्रैल में और जून में सारे एग्जाम हो जाने हैं। तो लगातार सेशन के साथ जुड़ जाइए, कोई बात नहीं। प्रभात कुमार चौहान जी, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ भाई, आप लोगों को वेट करना पड़ गया। सभी को शुभकामनाएं, सबको आशीर्वाद, सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो जल्दी जल्दी सभी लोग जुड़ जाइए, सबको सेशन शेयर कर दीजिए, सेशन शेयर कर दीजिए। संजना कुमारी आशीर्वाद, शुभकामनाएं। जितेंद्र कुमार जी आशीर्वाद, शुभकामनाएं, शुभ संध्या सबको। देवेंद्र जी शुभ संध्या। जो बाइडेन जी गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। चंदा कुमारी गुड इवनिंग। कुणाल कृष्णा चौहान जी गुड इवनिंग। मैथ विद सुधांशु सर जी गुड इवनिंग सबको। प्रेम कुमार जी गुड इवनिंग सबको। रानी कुमारी गुड। बीपीएससी 67 के लिए कब से करंट अफेयर करना होगा? बिल्कुल पिछले साल आप मान के चलिए, क्योंकि बीपीएससी का पेपर होने वाला था जनवरी में, लेकिन ये टल गया। तो मान के चलिए कि आपको करना होगा पिछला बजट से, यानी फरवरी मार्च से। अगर पिछला फरवरी मार्च से लेकर अगर आप इस मार्च तक का करंट कर लेते हैं तो आपका करंट अफेयर बीपीएससी में हो जाएगा। यानी आप चाहते हैं कि करंट अफेयर के मैक्सिमम सवाल हमारा हो जाए, तो आपको पिछले फरवरी से इस फरवरी मार्च तक का करंट आपको क्लियर रखना पड़ेगा। कुछ लोग पूछ रहे हैं सर इकोनॉमिक सर्वे और बजट फिर से आया, आज इकोनॉमिक सर्वे पेश हुआ, कल बजट पेश होगा, तो क्या सर नया बजट से क्वेश्चन आएगा, नए इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन आएगा कि पुराने? तो मैं बता दूं कि दोनों कंप्लीट करना होगा आपको, क्योंकि कोई ठीक नहीं है, हो सकता है बीपीएससी ने पेपर प्रिपेयर कर लिया हो सकता है बीपीएससी ने पेपर तैयार कर लिया हो, तो आपको पुराना वाला इकोनॉमिक सर्वे बजट भी तैयार करके रखना होगा और नया वाला भी। तो हम आपके लिए एक सीरीज लेकर बहुत जल्द आ रहे हैं। इस बार के इकोनॉमिक सर्वे और बजट पर एक नया सीरीज आपके लिए मैं लाने जा रहा हूं। तो भाई सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए, सब लोग सेशन को शेयर कर दीजिए। सबको गुड इवनिंग, सबको आशीर्वाद, सबको शुभकामनाएं। तो सभी लोग जल्दी से जुड़ जाओ। राजीव कुमार जी गुड इवनिंग। राजीव कुमार भाई गुड इवनिंग। बबीता कुमारी गुड मॉर्निंग। अपना लाइव नमस्कार, आशीर्वाद भैया, सबका आशीर्वाद, सबको शुभकामनाएं, सबका नाम मैं ले रहा हूं। चलिए आप लोग भी सभी लोग जुड़ जाइए सेशन के साथ जल्दी जुड़ जाइए। आज का सेशन प्लैटिनम डायमंड गोल्ड होने वाला है, तो शेयर कर दो, सेशन को अधिकतम शेयर कर दो भाई, और लगातार जुड़े रहो और लोगों को जोड़ते रहो। तो चलिए आज का पहला करंट अफेयर लोग देखते हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक, वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स, सामने देखिए पिक दिया हुआ है, सामने फिगर दिया हुआ है। वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स का पिक सामने मैंने दे दिया है ताकि आपको समझने में जानने में कोई दिक्कत ना हो। तो वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स जो है वो जारी किया गया है लेटेस्ट 2021 में। अभी 22 वाला जारी हुआ ही नहीं, तो पुराना ही हमको पढ़ना होगा। 2021 में लेटेस्ट जारी हुआ 14वां संस्करण। इसका कईवां संस्करण है? 14वां संस्करण है वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स का। ये 14वां संस्करण, ये भी नोट कर लीजिएगा। वैश्विक नवाचार सूचकांक का ये 14वां संस्करण है। इससे पहले 13 बार जारी हो चुका है, इस बार 14वां संस्करण है। इस सूचकांक का केंद्रीय विषय है कोविड-19 महामारी के जरिए नवाचार का पता लगाना। इसका जो सेंट्रल थीम है, सेंट्रल सब्जेक्ट है इस सूचकांक का, वह कोविड-19 महामारी के जरिए नवाचार, इनोवेशन का पता लगाना। इस सूचकांक को न्यूयॉर्क के कार्नेल विश्वविद्यालय के द्वारा तैयार किया गया है। सबसे बड़ी बात, जो इंडेक्स पूछा जाता है ना, कौन तैयार करता है इंडेक्स, ये भी प्रश्न आता है एग्जाम में, ये भी प्रश्न आता है कौन तैयार करता है। तो आज मैंने जानबूझ के
इंडेक्स और भारत का उसमें कौन सा रैंक है, ये मैंने आज तैयार किया। तो आज का सेशन अति महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है। एक प्रश्न आज के सेशन से रहेगा, आगे आप जो भी एग्जाम देंगे आज के सेशन से एक क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। इसलिए आज के सेशन से लगातार बने रहो। और आप लोग मिशन 50 जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल मिशन आईएएस का, मिशन 50 आईएएस का और रंजीत कुमार सिंह सर का भी टेलीग्राम चैनल है। तीनों में से आप किसी में भी जुड़ जाइए, आपको सारा पीडीएफ, सारा नोट्स आपको मिल रहा है। सारे ग्रुप में जो जहां जुड़ा है, आपको 3 चैनल का नाम बताया, 3 टेलीग्राम चैनल, मिशन 50 आईएएस, मिशन आईएएस और रंजीत कुमार सिंह सर के जो टेलीग्राम चैनल, उसमें भी आप लगातार सभी से, जिससे भी आपकी मर्जी हो, जुड़ जाइए। आप लोगों को सारा नोट्स, आप लोगों का शिकायत है सर पीडीएफ नहीं देते, मैंने सारे जो क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है उसका भी पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल गया। और सारे के सारे जो अभी तक मैंने करवाया है, जितने भी करवाया है करंट अफेयर का सीरीज, सबका नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दिया गया है। और आज का जो सीरीज हो रहा है इसका भी नोट्स आपको मिल जाएगा। क्लियर है? तो चलिए, इस सूचकांक को न्यूयॉर्क के कार्नेल विश्वविद्यालय के द्वारा तैयार किया गया है, जाता है। किसके द्वारा तैयार किया जाता है? कार्नेल विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क। इस सूचकांक में 132 अलग अलग देशों की अर्थव्यवस्था है। इसमें कुल 81 संकेतकों का प्रयोग किया जाता है। मतलब इस सूचकांक में कितने देशों को शामिल किया गया है, कितने देशों का रैंक तैयार किया गया है? ये किया गया 132 देशों का। इसमें कुल 81 संकेतकों का प्रयोग किया गया है। इस इनोवेशन इंडेक्स में स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है। इस इनोवेशन इंडेक्स में, वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स में स्विट्जरलैंड का पहला स्थान है। ये बड़ी महत्वपूर्ण, इसको नोट कर लीजिए। और भारत का रैंक 46 है, नोट कर लीजिए। तो टेलीग्राम चैनल से सब लोग जुड़ जाओ, जितने भी लोग हैं टेलीग्राम चैनल से जल्दी से जुड़ जाओ। मिशन 50 आईएएस का टेलीग्राम चैनल है, उस पर जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ जाइए, ताकि आपको सारा नोट, सारा इंफॉर्मेशन, जानकारी आपको मिलता रहे। इस सूचकांक में पहली बार दक्षिण कोरिया टॉप 5 में पहुंचा है। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। इस सूचकांक में पहली बार साउथ कोरिया टॉप 5 में पहुंचा है। इस सूचकांक में पहले स्थान पे कौन है? स्विट्जरलैंड। और भारत 46 रैंक पे है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले करंट अफेयर को देखते हैं। टाइम पत्रिका के 100 सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची जारी कर दी गई है। इस सूची का प्रकाशन पहली बार 1999 में किया गया था। 1999 में 100 प्रतिभाशाली व्यक्तियों की सूची टाइम मैगजीन ने जारी किया है। पहली बार यह सूची कब जारी किया गया था, ये भी नोट कर लेना। 1999 में इसको जारी किया गया है। इसके अंतर्गत 6 अलग अलग क्षेत्रों में लोगों को शामिल किया जाता है। कौन कौन सा क्षेत्र है भैया? तो आइकॉन, पाइनियर, टाइटन, आर्टिस्ट एंड लीडर्स, ये 6 अलग अलग सेक्टर है जहां लोगों को क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। आइकॉन ऑफ द ईयर, पाइनियर ऑफ द ईयर, टाइटन ऑफ द ईयर, आर्टिस्ट ऑफ द ईयर एंड लीडर्स ऑफ द ईयर, ये सारे लोगों को शामिल किया जाता है भाई। इस टाइम मैगजीन के द्वारा 100 प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया जाता है। कब से? 1999 से लिस्ट जारी किया जा रहा है। आगे देखते हैं, इनोवेटर्स भी इसमें शामिल होते हैं। इस सूची में 3 भारतीयों को शामिल किया गया है, जिनका नाम है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आधार पूनावाला। यानी इस सूची में जो 100 पावरफुल पर्सन का लिस्ट जारी किया है, कौन? टाइम मैगजीन। इसमें भारत के 3 लोग शामिल हैं, श्री नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी और आधार पूनावाला। सीरम इंस्टीट्यूट के आधार पूनावाला भी शामिल हैं। क्लियर है? कोविशील्ड वैक्सीन तैयार किया गया इनके द्वारा। लीडरशिप श्रेणी में प्रमुख व्यक्ति हैं कौन कौन? लीडरशिप, आप देखिए इसमें कई सारे कैटेगरीज हैं। आइकॉन ऑफ द ईयर, पायनियर ऑफ द ईयर, टाइटन ऑफ द ईयर, आर्टिस्ट ऑफ द ईयर, लीडर्स ऑफ द ईयर। लीडर्स वाले सीरीज में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन शामिल है, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग शामिल है, अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस शामिल है और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। इनको लीडरशिप सीरीज में, लीडरशिप नेतृत्वकर्ता वाले सीरीज में शामिल किया गया है 100 पावरफुल व्यक्तियों में। तालिबानी नेता अब्दुल गनी बरादर, तालिबान का नेता है। आप जानते हैं कि हाल ही में अफगानिस्तान में तालिबानियों का राज आ गया है, उसका मेन नेता है अब्दुल गनी बरादर। एक करिश्माई मिलिट्री नेता के तौर पर इसे शामिल किया गया टाइम मैगजीन में। मतलब ऐसा मिलिट्री लीडर जो सत्ता परिवर्तन कर देता है अपने चंद लड़ाकों की मदद से, अपनी बहादुरी की मदद से इसने क्या किया? सत्ता में परिवर्तन कर दिया। अब तालिबानियों का जो नेचर है अपनी जगह पे है, इसलिए इसको करिश्माई मिलिट्री नेता के रूप में शामिल किया है। कौन शामिल किया? टाइम मैगजीन।
पायनियर श्रेणी में आधार पूनावाला को 100 प्रतिभाशाली व्यक्तियों में शामिल किया गया है। मुख्य पृष्ठ पर यानी फ्रंट पेज पर किसका फोटो है भैया? आइकॉन श्रेणी में ड्यूक एंड डचेस ऑफ प्रिंस हैरी ऑफ सेंसेक्स, प्रिंस हैरी और मेघन को स्थान दिया गया है। ये फ्रंट पेज पे इनको टाइम मैगजीन ने रखा है। आगे आते हैं, टाइम मैगजीन, अगला करंट अफेयर है। टाइम मैगजीन की विश्वविद्यालय रैंकिंग 2022 जारी की गई है। टाइम मैगजीन ने दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटीज का लिस्ट जारी किया है। कौन? टाइम मैगजीन। सेशन के साथ लगातार जुड़े रहें, सेशन को शेयर कर दें, सेशन को अधिकतम लोगों तक शेयर कर दें, सेशन को अधिकतम लोगों तक शेयर कर दें, सेशन शेयर कर दो भाई, सेशन अच्छा लग रहा है सेशन को लाइक कर दो। आज का सेशन यूपीएससी एंड लोक सेवा आयोग के लिए बड़ी महत्वपूर्ण सेशन है। डिटेल सेशन मैंने आज तैयार किया है ताकि आपको हर एक एग्जाम में काम आए। तो टाइम मैगजीन की वर्ल्ड के टॉप यूनिवर्सिटीज का रैंक जारी किया गया है। इस रैंक को बनाया जाता है 5 एरिया को शामिल करके और 13 प्रदर्शक संकेतकों के आधार पर इसे तैयार किया जाता है। इस क्षेत्र में शामिल है शिक्षण, शोध, उदाहरण, अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण और उद्योग। कहने का मतलब है 5-6 सेक्टर है। इनको देखकर विश्व के विश्वविद्यालयों की रैंकिंग तैयार की जाती है। इस रैंकिंग में 99 देशों को शामिल किया गया है। 99 देश के 1662 यानी 1662 विश्वविद्यालयों को रैंकिंग दिया गया है। इस रैंकिंग में भारत के 71 संस्थानों को रखा गया है, यानी टोटल जो 1662 संस्थानों को शामिल किया गया है, उसमें भारत के 71 संस्थान, 71 भारतीय संस्थानों को भी जगह मिला है। हालांकि कोई भी भारतीय संस्थान टॉप 300 के रैंक में नहीं आ पाया। सोचिए क्या स्थिति है। भारत के पढ़ाई लिखाई का जो केंद्र है यूनिवर्सिटी, उसकी क्या हालात हैं कि टाइम मैगजीन के 1662 जो संस्थान है उसमें टॉप 300 में भी कोई भी संस्थान शामिल नहीं है। इसमें भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, ये भारत की तरफ से पहला स्थान किसका है? IISc बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, इसको मिला है पहला स्थान भारत की तरफ से, लेकिन ये भी 300 में शामिल नहीं है। IIT रोपड़, ये दूसरा स्थान इंडिया की तरफ से टाइम मैगजीन ने पहले नंबर पे रखा है IISc बेंगलुरु को, दूसरा नंबर पे रखा है IIT रोपड़ को और तीसरे स्थान पे रखा है JSS एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च। ये टॉप 3 टाइम मैगजीन के अकॉर्डिंग भारत के टॉप 3 यूनिवर्सिटी का नाम है। विश्व में प्रथम स्थान दिया गया है यूनाइटेड किंगडम के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय को। दुनिया के सबसे टॉप, मतलब कि टाइम मैगजीन में सबसे टॉप पे कौन सा विश्वविद्यालय है? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। सेकंड नंबर पे है कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएसए और थर्ड नंबर पे है यूएसए के हार्वर्ड विश्वविद्यालय, यानी यूएसए के हार्वर्ड विश्वविद्यालय तीसरे नंबर पे है। यानी कि टाइम मैगजीन में पूछा जाए भारत का पहला संस्थान कौन है तो IISc बेंगलुरु, दूसरा संस्थान कौन है तो IIT रोपड़ और तीसरा कौन है? JSS एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च। और दुनिया में पहले स्थान पर कौन है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। दूसरे नंबर पर कौन है? कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और तीसरे नंबर पर यूएस के हार्वर्ड विश्वविद्यालय। ये क्रम से बता दिया मैंने। टोटल कितने देशों का लिस्ट जारी हुआ है? 99 देशों का। 1662 विश्वविद्यालय है टोटल। और कितने सेक्टर में रिसर्च किया गया? शिक्षण, शोध, उदाहरण और अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण और उद्योग। इस क्षेत्र में जो विश्वविद्यालय काम किए उसके आधार पर रैंक जारी किया गया है। अगले करंट की ओर देखते हैं। हारून ग्लोबल 500 रिच लिस्ट 2021 में, एक हारून ग्लोबल है, उसके द्वारा 500 रिच लिस्ट 2021 में जारी किया गया है। इस लिस्ट के अनुसार एप्पल दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। हारून के अनुसार पूछा जाए 2021 में मूल्यवान कंपनियों की लिस्ट जारी की गई। मूल्यवान कंपनियों की लिस्ट जारी की गई। ये मूल्यवान कंपनी में दुनिया में नंबर 1 पे कौन है भाई? नंबर 1 पे एप्पल, दूसरे नंबर पे इसका नाम आता है माइक्रोसॉफ्ट का और तीसरे नंबर पे आता है अमेजन का। देखिए सामने दिया है हारून ग्लोबल 500 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज लिस्ट 2021। एप्पल इज वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी। इसका दिया हुआ है कितना बिलियन डॉलर? US बिलियन डॉलर है इसमें। 2443 बिलियन डॉलर की कंपनी है। दुनिया की सबसे ज्यादा वैल्यूएबल कंपनी बन गई एप्पल। सेकंड नंबर पे कौन है? माइक्रोसॉफ्ट।
एंड थर्ड नंबर पे कौन है? अमेजन। नोट कर लीजिएगा इसको, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। हारून ग्लोबल रीच या वैल्यूएबल कंपनी लिस्ट में टॉप पे कौन है भैया? एप्पल, और सेकंड नंबर पे माइक्रोसॉफ्ट, थर्ड पे अमेजन है। अगले करंट की ओर बढ़ते हम लोग। इस सूची में रिलायंस इंडस्ट्री जो है, हारून ग्लोबल रिच लिस्ट जो जारी हुआ है, रिच लिस्ट जो जारी हुआ है, उस लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्री को 57वां स्थान मिला। सोच लो, टॉप 50 में इंडिया की कोई कंपनी नहीं है। वैल्यूएबल कंपनी की बात करेंगे तो भारत की सबसे रिच कंपनी कौन है? सबसे रिच कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री। उसका भी रैंक कितना है? 57। तो हारून वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी में भारत का रिलायंस इंडस्ट्री 57 नंबर पे है। कंपनियों की संख्या के मामले में इस लिस्ट में भारत का 9वां स्थान है। टोटल जो 500 कंपनियों की लिस्ट जारी की गई है उसमें 9वें नंबर पर कंपनी, कितने कंपनी इसमें शामिल है? अगर पूरे दुनिया के देशों को देखें तो उस दृष्टि से भारत की कंपनियों का 9वां स्थान प्राप्त है। अगले करंट पर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने हाल ही में ओजोन परत की सुरक्षा के लिए किगाली प्रोटोकॉल का समर्थन किया है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको देख लीजिए आप। भारत ने हाल ही में ओजोन परत की सुरक्षा के लिए, मैंने एक दिन बताया था आप लोगों को कि ओजोन परत की सुरक्षा के लिए 2 प्रोटोकॉल तैयार किया गया है। 2 प्रोटोकॉल तैयार किया गया। पहला मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में, और दूसरा किगाली प्रोटोकॉल, दूसरा किगाली प्रोटोकॉल। क्लियर है? तो ओजोन परत की सुरक्षा के लिए तैयार किया गया था हाल ही में किगाली प्रोटोकॉल। भारत ने उसका समर्थन कर दिया है। हाल ही में भारत ने इस प्रोटोकॉल का समर्थन किया है। किगाली प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये प्रश्न आता है। तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का चरणबद्ध तरीके से समाप्ति करना। यानी भारत ने अभी हाल ही में ओजोन परत के क्षय को, ओजोन परत के कटाव को रोकने के लिए जो किगाली प्रोटोकॉल साइन हुआ है उसका अनुसमर्थक बन गया है। और इसमें हाइड्रोकार्बन नहीं कहिए, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना है इसका उद्देश्य किगाली प्रोटोकॉल का। भारत ने 2032 तक 4 चरणों में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करेगा। यहाँ पर छूट गया, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन आएगा। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब ओजोन परत के कटाव के लिए जिम्मेवार होते हैं। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन भी और क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी ये ओजोन परत के कटाव के लिए जिम्मेवार होते हैं। नोट कर लीजिएगा। अभी किगाली प्रोटोकॉल का भारत समर्थन किया है और भारत 2032 से कटाव करना शुरू करेगा। 2032 तक 4 चरणों में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना है। 2032 तक 10% की कटौती करनी है भारत को। 2037 तक 20% की कटौती करनी है और 2047 तक 50%। यानी भारत धीरे धीरे 2047 तक हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उत्पत्ति का 2047 तक 50% कम कर देगा। यानी 32 तक 10% कम करेगा, 2037 तक 20% और 47 तक 50% हाइड्रोफ्लोरोकार्बन भारत कम करेगा। जब इस पे भारत ने साइन कर दिया, जब भारत ने साइन किया किगाली प्रोटोकॉल पर, तो प्रॉमिस किया है दुनिया के देशों से कि 2047 तक हम इसमें क्या कर देंगे? 50% तक की कमी कर देंगे। ओजोन परत के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ओजोन परत समताप मंडल में स्थित है। ओजोनोस्फीयर सिचुएटेड इन स्ट्रेटोस्फीयर। ओजोन मंडल समताप मंडल में स्थित है। यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है। ओजोनोस्फीयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रे ऑफ सन। ओजोन परत की सुरक्षा के लिए पहली बार 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तैयार किया गया था, जिसे 1989 में लागू किया गया। भारत ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को 1992 में समर्थन दिया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को भारत ने कब समर्थन दिया? 1992 में। इस प्रोटोकॉल को कब तैयार किया गया था? 1987 में। लागू कब किया? 1989 में। और भारत ने इसे 1992 में समर्थन दिया था। ओजोन परत में पहली बार कटाव अंटार्कटिका में देखने को मिला था 1985 में। नोट कर लीजिएगा। ये ओजोन परत के बारे में पूछा जाए, परत कहाँ है? तो समताप मंडल में है। नोट कर लीजिएगा। अगले करंट पर बढ़ते हैं। लंदन स्थित राष्ट्रमंडल सचिवालय के द्वारा 181 देशों का युवा विकास की 3 वर्षीय रैंकिंग जारी की गई है। लंदन में राष्ट्रमंडल सचिवालय है, वो क्या करती है? युवा विकास, पूरे दुनिया में कितने देशों का, किस देश में कितना हुआ है यूथ डेवलपमेंट, उसका रैंक जारी किया है। किस देश में कितना यूथ डेवलपमेंट हुआ, पूछा जाए कि युवा विकास सूचकांक कौन जारी करता है? तो राष्ट्रमंडल सचिवालय जारी करता है। इस बार कितने देशों का लिस्ट जारी किया गया है? 181 देशों का लिस्ट जारी किया गया है। उसमें 15 से 29 वर्ष के युवा को शामिल किया जाता है। ये जो युवा विकास यूथ डेवलपमेंट का रैंक जारी किया जाता है, किस देश में कितना यूथ डेवलप्ड है, तो उसमें कितने वर्ष के युवा को शामिल किया जाता है?
15 से 29 वर्ष के युवा को शामिल किया जाता है। इस सूचकांक को, इस रैंक को 6 अलग अलग क्षेत्रों के आधार पर तैयार किया जाता है। स्वास्थ्य और कल्याण, शिक्षा, रोजगार के अवसर, राजनीति एवं नागरिक भागीदारी, समानता एवं समावेशन, शांति और सुरक्षा। क्लियर है? तो मैं बताऊं कि ये 6 सेक्टर के आधार पर 15 से 29 वर्ष के युवा कितना डेवलप है किस देश में, उसका लिस्ट जारी किया है राष्ट्रमंडल सचिवालय, राष्ट्रमंडल सेक्रेटेरिएट, और 181 देश इसमें शामिल है। इस सूचकांक में पहले स्थान पर सिंगापुर है। इस सूचकांक में पहले स्थान पर कौन आ गया है? सिंगापुर। और सिंगापुर इस सूचकांक में पहली बार पहुंचा है। सिंगापुर पहली बार इस सूचकांक में स्थान बनाया है। इस सूचकांक में अंतिम स्थान पर 4 है, यानी युवा विकास सबसे कम 4 में है और सबसे ज्यादा सिंगापुर में है। सिंगापुर पहली बार इसमें टॉप पे पहुंचा है। भारत इस सूचकांक में 122वें नंबर पर। देखिए भारत का कितना दयनीय स्थिति है, भारत का युवा कितना डेवलप है। राष्ट्रमंडल सचिवालय बता रहा है कि टोटल 181 देशों की लिस्ट में भारत का रैंक युवा विकास में 122वां है। नोट कर लीजिएगा। आपदा प्रतिरोधी संरचना के लिए गठबंधन CDRI कहलाता है। आपदा प्रतिरोधी यानी कि आपदा को रोकने का, आपदा जो आ गया उससे बचने का, लड़ने का जो संगठन है, आपदा प्रतिरोधी संरचना के लिए गठबंधन। इसमें कनाडा और बांग्लादेश हाल ही में शामिल हो गए। पहले इसमें 24 देश हुआ करते थे। पहले आपदा प्रतिरोधी संरचना में कुल मिला के 24 देश हुआ करते थे, लेकिन कनाडा और बांग्लादेश इसमें शामिल हो गए, जिससे अब देशों की संख्या 26 हो गई। यानी आपदा प्रतिरोधी संरचना के लिए गठबंधन जो CDRI है, उसमें कनाडा बांग्लादेश के शामिल होने से अब टोटल मेंबर 26 हो गए। इस गठबंधन की शुरुआत कब हुआ था? तो 23 सितंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन कार्यालय शिखर वार्ता के दौरान की गई थी। इसके ये जो आपदा प्रतिरोधी संरचना के लिए जो गठबंधन है, इसकी शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत 2019 में किया गया। कब किया गया? तो जब जलवायु कार्रवाई सम्मेलन हो रहा था, संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई सम्मेलन न्यूयॉर्क में हो रहा था, उस समय इसकी स्थापना की गई थी। इसका सचिवालय नई दिल्ली में है। इसका सचिवालय कहाँ है? नई दिल्ली में। आपदा प्रतिरोधी संरचना का सचिवालय नई दिल्ली में है। 26 देशों के अलावा इसमें 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी हैं। इसमें आपदा प्रतिरोधी संरचना में 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी है। एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP, आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु संयुक्त राष्ट्र कार्यालय, आपदा प्रतिरोधी सोसाइटी हेतु निजी क्षेत्र गठबंधन और जलवायु प्रतिरोधी निवेश हेतु गठबंधन। ये अलग अलग 7 ऑर्गेनाइजेशन है जो किसमें शामिल है? आपदा प्रतिरोधी संरचना के लिए जो गठबंधन बना है CDRI, उसमें 7 संगठन भी शामिल है। कुल 26 देश अब उसमें हो गए। के लिए इसकी स्थापना 2019 में किया गया था। जलवायु कार्रवाई जो संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन हुआ था न्यूयॉर्क में, तब इसकी स्थापना की गई थी। इसका सचिवालय कहाँ है? नई दिल्ली में। नोट कर लीजिएगा। आगे आते हैं। यूरोपीय संघ द्वारा हेनले पासपोर्ट सूचकांक, यूरोपीय संघ द्वारा हेनले पासपोर्ट सूचकांक, हेनले पासपोर्ट सूचकांक, दुनिया के कौन सा पासपोर्ट ज्यादा मजबूत है, किसका पासपोर्ट बहुत ज्यादा कमजोर है, उसकी एक लिस्ट जारी की जाती है। किसके द्वारा? तो हेनले और पार्टनर्स के द्वारा। एक कंपनी है हेनले और पार्टनर्स, एक कंपनी है हेनले और पार्टनर्स जो बताता है कि दुनिया में किसका पासपोर्ट सबसे ज्यादा मजबूत है। तो इसका एक लिस्ट जारी किया गया 2021 में, 6 जुलाई 2021 को जारी किया गया। जारी कौन करता है? हेनले एंड पार्टनर्स जारी करता है। इस बार 199 देशों का लिस्ट, इसमें इस सूचकांक में, इस लिस्ट में, इस इंडेक्स में 199 कंट्री को शामिल किया गया है। ये सामने देखिए पासपोर्ट का चित्र मैंने दे दिया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इस सूचकांक में जापान पहले स्थान पर। क्वेश्चन आ जाए कि जो पासपोर्ट इंडेक्स तैयार किया गया है हेनले और पार्टनर्स के द्वारा, उसमें पहले स्थान पे कौन है? जापान है। और भारत का उसमें 90वां स्थान है। जो देश का पासपोर्ट सबसे ज्यादा पावरफुल है, सबसे ज्यादा सुरक्षित है, वह है जापान। और भारत उसमें 90वां स्थान है। सोचो भारत के पासपोर्ट का जो पावरफुल है, भारत का पासपोर्ट का जो पावर है वो 90वें रैंक पे आता है। सोचिए कितना कमजोर है हमारा पासपोर्ट। क्लियर है? तो जापान टॉप पे है और 90वां स्थान भारत का है। क्लियर है? तो जल्दी जल्दी सेशन को शेयर कर दें, सेशन को अधिकतम शेयर कर दें, सेशन को अधिकतम शेयर कर दो। आज का करंट अफेयर मार्वेलस, बहुत जबरदस्त करंट अफेयर होने वाला है। आज का सेशन बेहतरीन होने वाला है। सेशन को शेयर कर दो सारे ग्रुप्स में, सारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, हर जगह शेयर कर दो, फेसबुक पर शेयर कर दो। लगातार सेशन के साथ जुड़ जाओ मेरे भाई, सेशन से जुड़ जाओ। आज हम लोग इंडेक्स और उसमें रैंक, भारत का कौन से इंडेक्स में क्या रैंक है, हम डिटेल करा रहे हैं। आज के बाद ये आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आज का जो करंट अफेयर है, समझ लो कि आगे आने वाली जितनी परीक्षाएं हैं सब में आज का एक करंट अफेयर, आज के टॉपिक में से
एक करंट आपको मिलने वाला है। तो जल्दी से सब लोग जुड़ जाओ, लोगों को जोड़ लो भाई, सभी को शेयर कर दो। सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक बटन दबा दो, लाइक कर दो। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो। तो लगातार जुड़ते रहो, जोड़ते रहो मेरे भाई। पूछा जाए पासपोर्ट इंडेक्स में पहले स्थान पे कौन है? जापान। और 90वां स्थान पे कौन है? भारत। आगे आते हैं अगले करंट की ओर। वैश्विक शांति सूचकांक कई बार पूछा गया है। विश्व शांति सूचकांक वर्ल्ड पीस इंडेक्स 2021 कब जारी किया गया? 17 जून 2021 को जारी किया। कौन जारी करता है? वैश्विक शांति सूचकांक कौन जारी करता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस। ये कहा है? सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस है। उसके द्वारा दुनिया के कौन कौन से देश शांति प्रिय हैं और कौन कौन सा देश अशांत है, इसकी एक लिस्ट जारी की जाती है। इसका पहला संस्करण 2007 में आया था। पहली बार इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक पीस, इकोनॉमिक सिडनी में, ये भी पूछेगा, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक पीस का हेडक्वार्टर का है सिडनी में। ये क्या तैयार करता है? वैश्विक शांति सूचकांक। इस सूचकांक को पहली बार 2007 में तैयार किया गया था। इस वर्ष का 15वां संस्करण है। इस बार एक 15वां संस्करण है, 15वां विश्व शांति सूचकांक का 15वां संस्करण इस बार तैयार किया गया है। देखिए सामने पिक मैंने दे दिया है, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021। इस सूचकांक में कुल 163 देशों को रखा गया है। इस सूचकांक में, इस इंडेक्स में कुल कितने देशों को रखा गया? 163। इसमें 3 शांति का आकलन, जो कौन सा देश ज्यादा शांत है और कौन सा देश कम शांत है, इसका आकलन किया जाता है 3 देश पर। समाज में बचाव और सुरक्षा के स्तर, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष, सैन्यकरण के स्तर, ये 3 आधार पर वैश्विक शांति सूचकांक तैयार किया जाता है। इस बार 163 कंट्री का पीस इंडेक्स तैयार किया गया है। इस सूचकांक में पहला स्थान किसको दिया गया? आइसलैंड। इस बार सबसे शांत देश, दुनिया का सबसे शांत देश किसे घोषित किया गया है? आइसलैंड का। और एक पते की बात बताऊं कि 2008 से ही पहले स्थान पर आइसलैंड बना हुआ है। आइसलैंड का पहला स्थान है। और 2007 में चूंकि पहली बार शांति सूचकांक कब जारी किया गया? 2007 में। पीस इंडेक्स पहली बार 2007 में जारी किया गया, लेकिन 2008 से लेकर लगातार 2008, 2009, 2010, 2012 लगातार आइसलैंड ही पहले स्थान पर है। शांति सूचकांक में पहले स्थान पर 2008 से लेकर 2021 तक लगातार आइसलैंड बना हुआ है। 2008 से पहले लगातार चौथी बार अफगानिस्तान, लगातार चौथी बार अफगानिस्तान दुनिया का सबसे आसान देश रहा। दुनिया का सबसे आसान देश। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस ने जो जारी किया लिस्ट, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस ने जो लिस्ट जारी किया, उस लिस्ट के मुताबिक लगातार चौथी बार अफगानिस्तान दुनिया का सबसे आसान देश है। दुनिया का सबसे आसान देश घोषित हुआ है। क्लियर है? इसमें पहला स्थान आइसलैंड का है। वहीं भारत इस सूची में पहले नंबर पे है, 135वां। भारत का इस सूची में वैश्विक शांति सूचकांक में इंडिया का रैंक 135 है। देखो कितना नीचे इंडिया है। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत काफी नीचे है। अगले करंट पे बढ़ते हैं। भूटान, आपका पड़ोसी देश भूटान है, वो 22वें नंबर पे है। सोचिए कितना, भूटान हमारा पड़ोसी है फिर भी कितना शांत है। 22वें नंबर पे इसका स्थान आता है। अगला ये इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट, IMD, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? IMD, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट, IMD द्वारा 33 प्रतिस्पर्धा रैंकिंग जारी की गई है। वर्ल्ड कंपटीशन इंडेक्स, नोट कर लो, वर्ल्ड कंपटीशन इंडेक्स जारी की गई है इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा। 33 नंबर का इससे पहले 32 बार मिल चुका है। वर्ल्ड कंपटीशन इंडेक्स जो IMD, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा तैयार किया गया है। ये इस सूचकांक को 4 अलग अलग क्षेत्रों के आधार पर तैयार किया गया है। IMD का मैंने फोटो दे दिया, चित्र दे दिया। इसके द्वारा 4 अलग अलग क्षेत्रों को चयन करके तैयार किया जाता है प्रतिस्पर्धा सूचकांक। ये कौन से सेक्टर भैया? आर्थिक प्रदर्शन, किसी कौन भारत का प्रतिस्पर्धा के मामले में, कंपटीशन के मामले में कहवा पोजीशन है भाई? ये बात की बात है, पर तैयार कैसे होता है? आर्थिक प्रदर्शन, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, गवर्नमेंट इफिशियंसी, व्यवसायिक दक्षता यानी कि कॉमर्शियल इफिशियंसी, आधारभूत संरचना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। क्लियर है? इस सूचकांक में पहला स्थान स्विट्जरलैंड का है। कौन सूचकांक में भैया? तो IMD के विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक, वर्ल्ड कंपटीशन इंडेक्स ऑफ IMD, इसके अनुसार स्विट्जरलैंड को पहला स्थान मिला है। स्विट्जरलैंड को पहला स्थान, दूसरा स्थान स्वीडन को और तीसरा स्थान डेनमार्क को मिला है। स्विट्जरलैंड, स्वीडन और डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, स्वीडन और डेनमार्क क्रम से पहले नंबर पर स्विट्जरलैंड है,
दूसरे नंबर पर स्वीडन है और तीसरे नंबर पर डेनमार्क है। भारत इस सूचकांक में 43वें नंबर पे है। आईएमडी विश्व प्रतिस्पर्धा में सबसे टॉप पे कौन है भैया? तो सबसे टॉप पे स्विट्जरलैंड, उसके बाद स्वीडन, उसके बाद डेनमार्क। भारत का इसमें 43 रैंक है। भारत इस आईएमडी विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का रैंक 43 है। नेक्स्ट आते हैं, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में स्थित इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। स्वीडन की राजधानी कहां है जी? स्टॉकहोम। स्वीडन की राजधानी कहां है? स्टॉकहोम। इसके अकॉर्डिंग इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग विश्व में सैन्य व्यय प्रवृत्ति यानी कि सेना पर जो खर्च है उसका रिपोर्ट जारी किया है इसने। सेना के खर्चे का रिपोर्ट कौन जारी करती है? सेना के खर्चा, सैन्य खर्च, जिसमें सेना के लिए वर्दी खरीदना, सेना के ऊपर जो खर्च होता है उसी को बोलते हैं सैन्य खर्च। सेना के लिए जो खर्च होता है सैन्य खर्च का रिपोर्ट कौन जारी करता है? इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट इसे जारी करती है। नोट कर लीजिएगा। इसके अंतर्गत दुनिया का सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश अमेरिका है। दुनिया में सबसे ज्यादा सैनिक पर खर्च करने वाला देश कौन है? अमेरिका है। दूसरे स्थान पर चीन है और तीसरे स्थान पर भारत है। दुनिया में सबसे अधिक सेना पर खर्च करने के मामले में अमेरिका पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर चीन है और तीसरे नंबर पर भारत है। यानी कि दुनिया में सैनिक के ऊपर खर्च करने के मामले में भारत का तीसरा स्थान है। इस सूचकांक में हथियारों के सबसे बड़े निर्यातक, हथियार का सबसे बड़ा निर्यात मतलब बेचना निर्यातक अमेरिका है, उसके बाद रूस है, उसके बाद फ्रांस है। सबसे ज्यादा हथियार कौन बेचता है? अमेरिका, उसके बाद बेचता है रूस और उसके बाद बेचता है फ्रांस। नोट कर लीजिए, ये तो हथियारों का निर्यात करने वाला हो गया। कौन कौन? अमेरिका, रूस और फ्रांस। और 5 बड़े हथियारों के आयातक देश कौन है? तो सऊदी अरब, भारत, इजिप्ट का मतलब मिस्र होता है, और ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी। हथियारों के निर्यात में पूछे क्रम से बताइए, पहला कौन है? अमेरिका, उसके बाद रूस, उसके बाद फ्रांस। अब पूछे आयात में खरीदने के मामले में टॉप पे कौन है? सऊदी अरब। फर्स्ट रैंक सऊदी अरब का है, सेकंड रैंक भारत का है। लेकिन अगर हथियारों के निर्यात की बात करें, हथियारों को बेचने की बात करें, तो भारत 24वें स्थान पर है आज भी। हथियारों के बेचने के मामले में भारत 24वें स्थान पर है। भारत अपने सबसे ज्यादा हथियार किसको बेचता है? म्यांमार को। नोट कर लीजिए, भारत अपना सबसे ज्यादा हथियार किसको बेचता है? किसको बेचता है भाई? म्यांमार को। जल्दी से सभी लोग जुड़ जाओ, सभी लोग जल्दी से जुड़ जाओ। सेशन को शेयर कर दो, सेशन को अधिकतम शेयर कर दो, सेशन को अधिकतम शेयर कर दो। सभी लोग सेशन को शेयर कर दो भाई, जल्दी जल्दी सभी लोग जुड़ जाओ। आज का सेशन द बेस्ट सेशन हो रहा है, जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए। भारत का हथियारों को बेचने में 24वां स्थान और खरीदने में दूसरा स्थान। अगला आते हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। नोट कर लीजिए, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स फ्रांस की एनजीओ रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर, फ्रांस में एक एनजीओ है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, उनके द्वारा जारी किया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। पहले तो ये जानो कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक कौन जारी करता है? रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर, एक एनजीओ है जो फ्रांस में है। इसमें टोटल 180 कंट्री का लिस्ट जारी किया गया है। इसमें टोटल 180 देश शामिल हैं। क्लियर है? ये सामने पिक दे दिया रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर का। इसमें पहले स्थान पर नॉर्वे है। क्लियर है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में पहले स्थान पर कौन है? नॉर्वे है। नोट कर लीजिए। और भारत 142वें स्थान पे है। भारत 142वें स्थान पे। नोट करिए जल्दी से। पूछा जाए कि प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में पहले नंबर पे कौन है? नॉर्वे, और 142वें नंबर पे है भारत। नोट कर लीजिए, प्रेस स्वतंत्रता के मामले में पहले स्थान पे नॉर्वे है और 142वें में भारत है। भारत देश का पहला अनाज एटीएम गुड़गांव में स्थापित किया गया है। भारत देश का पहला अनाज एटीएम, क्वेश्चन आ सकता है कि भारत देश का पहला अनाज एटीएम कहां खोला गया है? गुरुग्राम।
गुरुग्राम में स्थापित किया गया। भारत का पहला अनाज एटीएम गुरुग्राम यानी गुड़गांव में स्थापित किया गया है। देखिए सामने अनाज एटीएम का पिक मैंने दिखा दिया है। भारत का पहला अनाज एटीएम गुड़गांव में खोला गया है। नेक्स्ट आइए, केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम। केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम में पहला ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला अनुसंधान केंद्र लॉन्च किया गया है। जल्दी से बताओ, केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम है, वहां पर पहला, देश का पहला, भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला लॉन्च किया गया। नोट कर लो, पहला वाला जितना भी है सब इंपॉर्टेंट है भाई। पहला अनाज एटीएम गुड़गांव में, पहला अनाज एटीएम गुड़गांव में। और अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर भी गुड़गांव में, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का सचिवालय भी गुड़गांव में, पहला अनाज एटीएम गुड़गांव में। और केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम में भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक लेबोरेटरी बनाया गया। ड्रोन फॉरेंसिक लेबोरेटरी का चित्र मैंने दिखाया है। भारत में पहले बार त्रिवेंद्रम में ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है। आगे आइए, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में विश्व की पहली ट्राम लाइब्रेरी, पूरे दुनिया की पहली। आप जानते हैं कलकत्ता में ट्राम भी चलता है, कलकत्ता में मेट्रो भी चलता है, बस भी चलती है और ट्राम भी चलते हैं। तो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में विश्व की पहली ट्राम लाइब्रेरी, ट्राम के अंदर ही ट्राम चलती रहेगी, उसके अंदर बैठ के आप किताबें पढ़िए, ट्राम के अंदर बैठ के किताब पढ़िए। और सुन लीजिए, पहली बार कलकत्ता में ही बोट लाइब्रेरी भी बनाया गया था। नोट कर लीजिए, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में देश की पहली ट्राम लाइब्रेरी बनाया गया है। और कलकत्ता में ही हुगली नदी में देश की पहली बोट लाइब्रेरी भी बनाई गई थी पिछले साल। बोट लाइब्रेरी नोट कर लो, कलकत्ता में ही दुनिया की पहली ट्राम लाइब्रेरी और कलकत्ता में ही दुनिया की पहली बोट लाइब्रेरी, हुगली नदी में बोट चलती है। साथ ही साथ यहाँ पर भारत का पहला टायर पार्क भी कलकत्ता में लगाया गया है। भारत का पहला टायर पार्क कलकत्ता में, विश्व की पहली ट्राइम लाइब्रेरी कलकत्ता में, पहला बोटिंग यानी नाव पर पुस्तकालय, पहला बोटिंग लाइब्रेरी, ये भी पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में। नोट करिए, सामने देखिए ट्राम का मैंने चित्र दे दिया है, सामने ट्राम का चित्र है। इसी ट्राम के अंदर लाइब्रेरी बनाया गया है। लोग इसमें बैठेंगे, कुछ पैसा लेंगे और घूम घूम कर पढ़ाई किया जाएगा। तो पश्चिम बंगाल, साथ साथ भारत का पहला टायर पार्क भी कलकत्ता में खोला गया है। आगे आइए, भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी गुजरात के मणिकरण पावर, भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी गुजरात के मणिकरण पावर लिमिटेड में स्थापित किया गया है। गुजरात के मणिकरण पावर लिमिटेड है, वहां भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी को लगाया गया है। अगला करंट आते हैं, डॉक्टर पी के रामाचर्यालू राज्यसभा के महासचिव चुने गए हैं। राज्यसभा के महासचिव बनाए गए पी के रामाचार्यालू राज्यसभा के नए महासचिव चुने गए हैं। अरुणाचल प्रदेश की चकमा और होजोंग जनजाति हाल ही में अपने नस्लीय जनगणना को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय को शिकायत दर्ज की है। हाल ही में चकमा और होजोंग जनजाति है, अरुणाचल प्रदेश में चकमा और होजोंग जनजाति है, उसने सरकार को नस्लीय जनगणना को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय को शिकायत दर्ज करवाई है कि हमारा जो है वो नस्लीय रेशियल फीचर के साथ जनगणना न कराया जाए। तो पूछा गया कि चकमा और होजोंग जनजाति ये अरुणाचल प्रदेश की जनजाति है। क्लियर है? प्रधानमंत्री कार्यालय को शिकायत दिया है, पीएमओ को, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को शिकायत मिला है। चकमा होजोंग के द्वारा क्या शिकायत मिला है? दरअसल चकमा और होजोंग मंगोलिया प्रजाति संबंध रखते हैं। इसके क्षेत्र में इनर लाइन परमिट लागू है और यहाँ बाहरी लोग आके नहीं बस सकते। यही कंप्लेन है कि यहाँ पर बाहरी लोगों को भी धीरे धीरे बसाया जा रहा है। इन चकमा और होजोंग जनजाति अरुणाचल प्रदेश में जहां रहता है वहां इनर लाइन परमिट लागू है। वहां कोई बाहरी लोग वहां जा तो सकता है और घर बनाकर नहीं जा सकता। इसी को बोलते हैं इनर लाइन परमिट। इनर लाइन परमिट का मतलब देश में कई ऐसे आदिवासी हैं जो काफी सेंसिटिव हैं, वहां पर किसी को बसाया नहीं जाता, उस क्षेत्र को बोला जाता है इनर लाइन परमिट। तो दरअसल चकमा और होजोंग मंगोलिया प्रजाति संबंध रखते हैं, इसके क्षेत्र में इनर लाइन परमिट लागू है। तो सबसे बड़ी बात है कि चकमा और होजोंग जनजाति, सभी लोग जल्दी से उत्तर दो, सभी लोग जुड़े रहो भाई। बेहतरीन सेशन,
शेयर कर दो, सेशन को अधिकतम शेयर कर दो, सेशन शेयर कर दो। बताओ, चकमा और होजोंग जनजाति, चकमा और होजोंग जनजाति सभी लोग, मैं देख रहा हूं भाई, नॉर्वे प्रेस स्वतंत्रता की आजादी, मैं सबको देख, रिकॉर्डेड नहीं है भाई, लाइव चल रहा है सेशन, लगातार सेशन के साथ जुड़ जाओ, लगातार। आतिश जी लगातार सेशन से जुड़े रहिए, लोगों को जोड़ते रहिए। प्रभात कुमार जी, दीप शिखा, सभी लोग जुड़े रहिए, जोड़ते रहिए और लगातार सेशन को शेयर कर दीजिए। ग्रीन एटीएम, बिल्कुल पहला ग्रीन एटीएम भी गुड़गांव में ही खोला गया है, बिल्कुल सही उत्तर। पहला ड्रोन फॉरेंसिक लाइब्रेरी, ये कहां खोला गया भाई? ये खोला गया त्रिवेंद्रम में। और पहला बोट लाइब्रेरी, पहला ट्राइम लाइब्रेरी और पहला क्या, पहला जो है ट्राम लाइब्रेरी, बोट लाइब्रेरी, साथ ही साथ इंटरनेशनल सोलर अलायंस का सचिवालय, ये भी गुड़गांव में है। सभी लोग जुड़ जाओ भाई, सभी लोग जुड़ जाओ, सेशन से जुड़ जाओ। 1000 2000 लगातार लोगों को देखना चाहिए। लगातार जितने भी लोग आपके संपर्क में तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आरओ की तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, या फिर उनको मार्च में या अप्रैल में देना है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का पेपर, या उनको आईएएस का पेपर देना है, या उनको रेलवे एनटीपीसी और एसएससी का पेपर देना है, या फिर उत्तर प्रदेश सुपर टेट, एस टेट या सी टेट का एग्जाम देना हो, वो सभी लोग इससे जुड़ जाइए। इससे ज्यादा, इससे बाहर करंट नहीं आएगा, गारंटी है। मेरे सारे सीरीज को कंप्लीट कर लीजिए, इससे ज्यादा नहीं आने वाला है। तो सेशन को शेयर कर दो, सेशन अच्छा लग रहा तो सेशन को लाइक कर दो, लाइक बटन दबा दो, सेशन को शेयर कर दो। बताओ भैया, जल्दी सेशन को शेयर कर दो। लोकसभा के सचिवालय, लोकसभा सचिवालय जो है वहां पर कौन चुने गए हैं भैया? श्री पीके रामचरियालू। और अरुणाचल प्रदेश की जो चकमा और होजोंग जनजाति, क्वेश्चन आ सकता है कि चकमा और होजोंग जनजाति किस राज्य की है? हमेशा विवादों में रहता है जनजाति। कहा कि है भाई अरुणाचल प्रदेश की, इस क्षेत्र में इनर लाइन परमिट लागू है। इनर लाइन परमिट का मतलब होता है कि ऐसा क्षेत्र जहां कोई भी जाकर बस नहीं सकता, ऐसा क्षेत्र जहां कोई भी व्यक्ति घूम तो सकता है पर वहां अपना बस नहीं सकता, वहां की नागरिकता नहीं ले सकता, इसी को बोलते हैं इनर लाइन परमिट। तो इनर लाइन परमिट अरुणाचल प्रदेश के चकमा और होजोंग क्षेत्र में भी है। देखिए, मैंने चकमा होजोंग का पिक दे दिया है। ये मंगोलियाइड प्रजाति से बिलोंग करते हैं। दुनिया में 3 प्रकार की प्रजाति है, काकेशियाइड, मंगोलियाइड और निग्रोइड। दुनिया में 3 प्रकार की प्रजाति है, काकेशियाइड, मंगोलियाइड और निग्रोइड। काकेशियाइड प्रजाति के लोग यूरोप में रहते हैं, निग्रो प्रजाति के लोग वेस्ट इंडीज और अफ्रीका में रहते हैं, और मंगोलियाइड प्रजाति के लोग जापान में रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं, चीन में रहते हैं, तिब्बत में रहते हैं, साउथ ईस्ट एशिया में रहते हैं। ये सारे लोग नेपाल में रहते हैं। इनको जो नॉर्थ ईस्ट वाले लोग हैं, इनको मंगोलियाइड प्रजाति के लोग मानते हैं। हम लोग मंगोलियाइड प्रजाति से बिलोंग करते हैं चकमा और होजोंग लोग। ये इनका फिगर मैंने दे दिया है। दरअसल चकमा और होजोंग का आरोप लगाया जाता है, चकमा होजोंग आरोप लगाता है, क्या लगाता आरोप कि भैया हमारे यहाँ इनर लाइन परमिट लागू है, फिर भी हमारे साथ नस्लीय भेदभाव, नस्लीय भेदभाव मतलब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है। मेरे साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है, हमें लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं, हमारे साथ भेदभाव करते हैं। ये आरोप लगाया है चकमा होजोंग जनजाति के लोगों ने और पीएमओ को चिट्ठी लिखी है। भाई सेशन को शेयर कर दो, सेशन जितना शेयर करोगे मैं उतना ही ज्यादा आपके लिए सीरीज लाता रहूंगा। एक से एक सीरीज, एक से एक मैप, एक से एक डायग्राम, एक से एक फोटोज, एक से एक करंट। आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये इंपॉर्टेंट सेशन अगले जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, लिख लो। आज के सेशन से 1-2 प्रश्न रहना है, हर हाल में रहना है। एकदम से समझो आज का सेशन डायमंड एंड प्लेटिनम सेशन है। सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन को लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, ताकि कम से कम जितना ज्यादा से ज्यादा बच्चा देखेगा उतना ज्यादा से ज्यादा हम और मेहनत करेंगे, और मेहनत करेंगे। तो जोड़ दो, लोगों को जोड़ दो। हम लोग अपनी सांसों से आग जलाने आए हैं, हवा से आग बुझाने नहीं। हम वो मसाल हैं, हम वो हवा हैं जो अपनी सांसों से आग को जला देंगे। तो आग जलाने आए हैं तो आग जलाए रखो, लगातार जुड़े रहो। मिशन एसडीएम और मिशन डीएसपी, इस बार नहीं तो कभी नहीं, 2023 में 22-23 के बीच बेरोजगार नहीं रहना। गवर्नमेंट जॉब हमारे हाथ में होगा। हम तो दिन देखना चाहते हैं भैया, जिस दिन आप क्या हो, एक बार में 5-6 ज्वाइनिंग लेटर लेकर आए, अब बोले कि सर कहाँ ज्वाइन करें। ये वो दिन देखना चाहता हूँ। वो दिन तब देखेंगे जब लगातार जुड़े रहेंगे, सेशन को शेयर करते रहेंगे। देखो मेरे भाई, अरुणाचल प्रदेश का पिक है, ये अरुणाचल प्रदेश का मैप। इधर चाइना है, इधर चीन है, इधर म्यांमार है। क्लियर है? आगे आते हैं।
बीडी सावरकर के ऊपर हाल ही में एक किताब लिखी गई। बीडी सावरकर के ऊपर आपने नाम सुना होगा, बीडी सावरकर का एक स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके ऊपर हाल ही में एक किताब लिखा गया। किसने लिखा? उदय माहुकार। उदय माहुकार जी ने, श्री उदय माहुकार जी ने बीडी सावरकर पर किताब लिखी है। उस किताब का नाम क्या है भाई? उस किताब का नाम है वीर सावरकर, द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन। ये बुक का नाम है। इस बुक को लिखा है उदय माहुकर ने। देखिए सामने बुक मैंने दे दिया है, इस किताब का चित्र मैंने दे दिया, वीर सावरकर, द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन। ये बुक का नाम है। किसने लिखा है भाई? तो उदय माहुकार ने लिखा है। इन्होंने इस पुस्तक में क्या लिखा है भाई? धारा 370 के हटाए जाने का जिक्र किया है और कहा है कि इसके हटने से, धारा 370 के हटने से सावरकर का सपना पूरा हुआ है और सावरकर युग का शुरुआत हो गया है। इस किताब में उदय माहुकार ने लिखा है। बीडी सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को हुआ था। थोड़ा सा इनके बारे में इंफॉर्मेशन जान जाए। 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक जिले में बीडी सावरकर का जन्म हुआ था। विनायक दामोदर सावरकर का जन्म नासिक जिले में 1883 में हुआ था। 1899 में इन्होंने मित्र मेला नामक संगठन बनाया। 1899 में, नोट कर लो, जीएस में काम आने वाला है, हिस्ट्री में काम आने वाला है। मित्र मेला नामक संगठन 1899 में बनाया तथा 1904 में अभिनव भारत संगठन की स्थापना की तथा फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना भी इन्होंने की। यानी कि बीडी सावरकर ने क्या क्या बनाया? मित्र मेला, अभिनव भारत, फ्री इंडिया सोसाइटी। इन तीनों की स्थापना किसने की थी? बीडी सावरकर ने की थी। क्लियर है? 1904 में अभिनव भारत, 1899 में मित्र मेला। मैं बता दूं इनके बारे में, इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास भी लिखा। इन्होंने एक किताब लिखी, बीडी सावरकर ने एक किताब लिखी जिसका नाम था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास। इसके अलावा 1937 से लेकर 1943 तक, 1937 से लेकर 1943 तक ये हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी रहे और बीडी सावरकर ने कथित तौर पर जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत का समर्थन किया था। और मैं बता दूं कि बीडी सावरकर ने नासिक के मजिस्ट्रेट जैक्सन को मारने के लिए इंग्लैंड से पिस्तौल भेजा था। उसी पिस्तौल से अनंत कन्हारे ने नासिक के मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या कर दी थी। इस घटना को लेकर वीर सावरकर को बंदी बना लिया गया और दोहरे काला पानी की सजा दी गई थी। दोहरे काला पानी, नासिक के मजिस्ट्रेट जैक्सन को मारने में बीडी सावरकर का भी हाथ था। इन्होंने ही पिस्तौल भेजा था और उसी पिस्तौल से अनंत कन्हारे ने नासिक के मजिस्ट्रेट जैक्सन की 1909 में हत्या कर दी थी। ये पूरी बीडी सावरकर की कहानी है। इन पर किताब जो लिखी गई उसका नाम है वीर सावरकर, द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन। ये किताब का नाम है जो उदय माहुकार ने लिखा है। चलिए आगे आते हैं अगले करंट की ओर। नागालैंड के विरासत गांव किसामा। विरासत गांव का नाम क्या है? नागालैंड का एक विरासत गांव है, एक हेरिटेज विलेज है, उसका नाम है किसामा गांव। नागालैंड के किसामा गांव में 10 दिवसीय 22वें मतलब इस बार 22वां था, हॉर्निबल फेस्टिवल मनाया गया है। हॉर्निबल फेस्टिवल, नागालैंड में क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट, तो हॉर्निबल महोत्सव कहां मनाते हैं? हॉर्निबल फेस्टिवल कहां मनाते हैं? तो नागालैंड में। कौन मनाता है? तो नागा जनजाति के लोग मनाते हैं। नोट कर लो, नागा जनजाति के लोग हॉर्निबल फेस्टिवल मनाते हैं। और ये इस बार कैवा था भाई? 22वां। यानी पिछले साल 21वां था, इस बार 22वां फेस्टिवल है। हॉर्निबल महोत्सव इस बार का 22वां संस्करण है। कौन मनाता है? नागा जनजाति। कहां मनाते हैं? नागालैंड। नोट कर लो, इस बार कहां उसको आयोजित किया गया? इस फेस्टिवल को किसामा गांव में आयोजित किया गया था। देखो, हॉर्निबल एक पक्षी है जिसे हम लोग अपने यहाँ बोलचाल की भाषा में धनेश कहते हैं। आप कभी जू जाइए, पटना के जू या लखनऊ के जू चले जाइए या कोलकाता के जू चले जाइए, दिल्ली के जू चले जाइए, जू में जाइए आपको धनेश मिल जाएगा। तो धनेश, हॉर्निबल को हम लोग बोलचाल में धनेश कहते हैं। इसी पक्षी के याद में हॉर्निबल फेस्टिवल मनाता है नागालैंड के नागा जनजाति। आगे चलते हैं, किया जाता है नागालैंड के, इसमें क्या किया जाता है भाई? आयोजन किया गया। यह महोत्सव नागालैंड के संस्कृति और जीवन शैली को दर्शाने वाला महोत्सव है। इस महोत्सव में क्या दिखाया जाता है? नागालैंड के संस्कृति का प्रचार किया जाता है, वहां के कल्चर और वहां के जीवन शैली, लाइफ स्टाइल को दिखाया जाता है इस फेस्टिवल में। इस उत्सव के प्रारंभ करने में नागालैंड के लड़ाकू जनजातियों का बड़ा योगदान है। नागालैंड के जो लड़ाकू लोग होते हैं, इस हॉर्निबल फेस्टिवल की शुरुआत उन्होंने ही की थी। ये सामने देखिए, ये पिक दिया हुआ है, लड़ाकू लोगों का पिक मैंने दे दिया है, नागा जनजाति के लोगों का पिक है। अब थोड़ा सा जान जाए हॉर्निबल क्या होता है। ग्रेट हॉर्निबल अरुणाचल प्रदेश और केरल राज्य की एक पक्षी भी है। सुन लीजिए, अरुणाचल प्रदेश
और केरल राज्य की राज्य पक्षी। आप जानते हैं बिहार का राज्य पक्षी कौन है? गौरैया। बिहार का राज्य पक्षी गौरैया है। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी सारस है और दिल्ली का राज्य पक्षी भी गौरैया है, यानी स्पैरो। स्पैरो दिल्ली और बिहार दोनों का राज्य पक्षी है। और उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है? सारस। उत्तर प्रदेश स्पेशल वालों नोट कर लेना, उत्तर प्रदेश का स्टेट बर्ड कौन सा है? सारस है। सारस है भैया, क्रेन है, अंग्रेजी में उसको क्रेन कहते हैं। और दिल्ली और बिहार का राज्य पक्षी कौन है भाई? तो एक गौरैया है। उसी प्रकार ग्रेट हॉर्निबल जो पक्षी है धनेश, वो अरुणाचल प्रदेश और केरल की भी क्या है? राज्य पक्षी। यानी अरुणाचल प्रदेश के स्टेट बर्ड और केरल के स्टेट बर्ड दोनों क्या भी? ग्रेट हॉर्निबल। इस पक्षी को बोलचाल में धनेश कहा जाता है। भारत में हॉर्निबल के कुल 9 प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत में हॉर्निबल के कुल 9 प्रजातियां पाई जाती हैं। नारकोंडम हॉर्निबल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। 9 प्रजातियों में एक प्रजाति है नारकोंडम हॉर्निबल, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देखा जाता है। बहुत बेहतरीन जानकारी मैंने दिया है, नोट डाउन करना है, पढ़ना है, सेशन के साथ जुड़े रहना है, लोगों को जोड़ते रहना है। इससे ज्यादा संघ लोक सेवा आयोग का परीक्षाओं में भी नहीं आएगा, इससे ज्यादा संघ लोक सेवा आयोग एग्जाम्स में भी नहीं पूछे जाएंगे। ये बहुत ज्यादा और अंत लेवल तक मैं काम कर रहा हूं। कोशिश यही हमारी है कि आपके लिए बेहतर से बेहतर काम किया जाए। संघ लोक सेवा आयोग से लेकर भारत के अंदर जितनी भी परीक्षाएं जीएस बेस्ड, जनरल स्टडी बेस्ड होने वाली हैं, उसमें करंट अफेयर का सवाल आप करना छूटे। भैया सेशन को शेयर कर दो, सेशन को शेयर कर दो, लाइक कर दो, बेहतर लगा तो लाइक कर दो, लाइक बटन दबा दो और मैक्सिमम सेशन को शेयर कर दो अपने अपने ग्रुप्स में, सारे व्हाट्सएप ग्रुप, सारे टेलीग्राम ग्रुप में क्या कर दो, चैनल के लिंक को शेयर कर दो। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो। भाई आगे चलते अगले करंट अफेयर की ओर। हाल ही में खादी ग्राम उद्योग आयोग ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पश्मीना ऊन का प्रसंस्करण के लिए, बताऊं कि पहले पश्मीना ऊन का जो काम होता था वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में होता था। पहली बार उत्तर प्रदेश के 4 खाद्य संस्थानों में अनुबंध किया है। 4 उत्तर प्रदेश के 4 अलग अलग संस्थानों के साथ पश्मीना ऊन के उत्पादन का क्या किया गया है? एक डील की गई है, जिसके तहत अब उत्तर प्रदेश में भी पश्मीना ऊन का उत्पादन होगा। यानी जम्मू कश्मीर के बाहर पहली बार पश्मीना ऊन का उत्पादन होगा। कहां? उत्तर प्रदेश में। अगले करंट की ओर बढ़ते हैं। पश्मीना एक भेड़, पश्मीना एक होता है, पश्मीना से जो उसका बाल होता है वो निकाला जाता है। नेक्स्ट आइए, उड़ीसा के पाइक विद्रोह को, अब देखिए बहुत दिन पहले चर्चा में था। आपको बता दें कि पिछले लोकसभा चुनाव से पहले, यानी 2019 से पहले उड़ीसा के लोगों ने मांग की थी। उस समय शिक्षा मंत्री थे प्रकाश जावड़ेकर, उस समय भारत के शिक्षा मंत्री थे प्रकाश जावड़ेकर। उन्होंने जब वो उड़ीसा के दौरा पर थे, तो उड़ीसा के लोगों ने डिमांड की कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 1857 की क्रांति। तो उड़ीसा के लोगों का डिमांड था कि उड़ीसा में 1857 से भी पहले 1817 में एक विद्रोह हुआ था, पाइक विद्रोह। उस विद्रोह को भारत का पहला स्वतंत्रता संघर्ष माना जाए। यानी उड़ीसा के लोगों का डिमांड था उस समय के तत्कालीन शिक्षा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी से कि भाई पाइक विद्रोह को एनसीईआरटी में शामिल कर लिया जाए और कहा जाए कि भारत का पहला स्वतंत्रता संघर्ष पाइक विद्रोह था। ये उड़ीसा के लोगों ने डिमांड की थी, लेकिन उसका डिमांड पूरा नहीं हुआ था। तो पाइक विद्रोह जो है, अब वो डिमांड धीरे धीरे पूरा हो रहा है। उड़ीसा के पाइक विद्रोह को एनसीईआरटी ने 8वीं कक्षा के केस स्टडी के रूप में इसे शामिल किया है। पूछना आएगा कि हाल ही में किस विद्रोह को एनसीईआरटी ने केस स्टडी के रूप में शामिल किया है? तो आंसर होगा पाइक विद्रोह। ये विद्रोह उड़ीसा में हुआ था 1817 में। उनका तो डिमांड यह था कि 57 की क्रांति को पहला स्वतंत्रता संघर्ष न माना जाए, बल्कि पाइक विद्रोह को ही पहला स्वतंत्रता संघर्ष माना जाए। ये उनका डिमांड था। आज से मतलब 2018-19 में डिमांड उनका था। उस समय प्रकाश जावड़ेकर शिक्षा मंत्री थे, लेकिन अभी वर्तमान में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी है। नोट कर लीजिएगा। भैया आगे बढ़ते, कहां शामिल किया गया है? 8वीं क्लास के केस स्टडी में शामिल किया गया है। ये पाइक विद्रोह का चित्र मैंने दिया है, देखिए सामने पाइक विद्रोह है। उड़ीसा का पाइक विद्रोह कब हुआ था? 1817 में हुआ था। इसके मुख्य नेता थे बख्शी जगबंधु। पाइक विद्रोह के मुख्य लीडर कौन थे? बख्शी जगबंधु थे। नोट डाउन कर लो, पाइक विद्रोह 1817 में हुआ था। सेशन को शेयर कर दो मेरे भाई, सेशन को शेयर कर दो, अधिकतम लोगों तक सेशन को पहुंचा दो। इससे बेहतर, इससे जानदार, इससे शानदार सेशन होने वाला नहीं है, इससे एनर्जेटिक सेशन होने वाला नहीं है, इससे बेहतर सेशन होने वाला नहीं है। बस लगातार सेशन से जुड़े रहो, लोगों को जोड़ते रहो, अधिकतम लोगों तक इस चीज को शेयर कर दो ताकि अधिक से अधिक लोग इस सेशन से जुड़ सके। भाई जल्दी सेशन से लोगों को जोड़ लो।
अगला करंट है, हाल ही में इंडोनेशिया के माउंट सुमेरु में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। इंडोनेशिया का एक ज्वालामुखी है माउंट सुमेरु, वहां ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। ये कहां पर है भाई? पूर्वी जावा द्वीप पर है। माउंट सुमेरु इंडोनेशिया के पूर्वी जावा द्वीप पर है। माउंट सुमेरु में वोल्केनिक इरप्शन हुआ है और माउंट सुमेरु इंडोनेशिया के पूर्वी जावा द्वीप पर है। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है, यह एक एक्टिव वोल्केनो है। यह जावा द्वीप की सबसे ऊंची चोटी भी है। जावा आइलैंड जो है उसकी सबसे हाईएस्ट पिक कौन है भाई? जावा द्वीप की सबसे ऊंची जो चोटी है वो भी कौन है? माउंट सुमेरु है। नोट कर लीजिए, इसे महामेरु के नाम से भी जाना जाता है। माउंट सुमेरु को महामेरु के नाम से भी जानते हैं। ये देखिए सामने माउंट सुमेरु का मैं चित्र दे दिया हूं, ध्यान से देखिएगा, इंडोनेशिया में है, नोट कर लीजिएगा। अगला आते हैं, अभी फिलीपींस में एक साइक्लोन आया है। अभी हाल ही में फिलीपींस में एक साइक्लोन आया है, एक चक्रवात आया है जिसका नाम रखा गया टाइफून राय। क्वेश्चन आ सकता है कि टाइफून राय नामक चक्रवात अभी हाल ही में किस देश में आया है? फिलीपींस में। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। फिलीपींस की राजधानी क्या है भाई? मनीला। यहीं पर मनीला है, फिलीपींस की राजधानी मनीला है। अब मनीला में क्या है? मैंने बताया था पहले भी, मनीला में एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है। मनीला में एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी का हेडक्वार्टर है। मनीला में इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। मनीला फिलीपींस की राजधानी है। इन सारी बातों को नोट कर लो। मनीला में क्या है जी? इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। और मनीला में क्या है? मनीला में एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक का हेडक्वार्टर है। और मनीला के आसपास, फिलीपींस के आसपास प्रशांत महासागर में दुनिया का सबसे गहरा गर्त, सबसे गहरा ट्रेंच मैरियाना ट्रेंच स्थित है। आप जानते होंगे कि समुद्र के सबसे गहरे भाग को ट्रेंच कहा जाता है, तो मैरियाना ट्रेंच दुनिया की सबसे गहरी ट्रेंच प्रशांत महासागर में फिलीपींस के पास है। मैरियाना ट्रेंच का दूसरा नाम है चैलेंजर ट्रेंच। जो चैलेंजर ट्रेंच बोलो, मैरियाना ट्रेंच बोलो, एक ही बात है। ये भी कहा है फिलीपींस के पास। मैरियाना गर्त, चैलेंजर ट्रेंच जिसकी गहराई है 11,033 मीटर, जिसकी गहराई है 5269 फैदम। 5269 फैदम, समुद्र की गहराई को फैदम में मापते हैं, तो 5269 फैदम या 11,033 मीटर गहरी दुनिया की सबसे गहरी ट्रेंच कहा है भैया? फिलीपींस के पास है। अब फिलीपींस से ही दिया जाता है, फिलीपींस के सरकार के द्वारा ही दिया जाता है एशिया महादेश का नोबेल, जिसका नाम है रेमन मैग्सेसे अवार्ड। एशिया महादेश का नोबेल फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में क्या दिया जाता है? रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया जाता है। इसे एशिया महादेश का नोबेल कहा जाता है। ये फिलीपींस से जुड़ी हुई कुछ बहुमूल्य और कीमती और वैल्यूएबल और डायमंड और प्लेटिनम टाइप जीके हो गया। नोट कर लो। अभी क्या आया यहाँ पर? टाइफून राय। टाइफून राय यहाँ पर आया है, नोट कर लो। अगले करंट को बढ़ते हैं। हाल ही में पैन एक्स 2021 नाम से मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास बिम्स्टेक देशों द्वारा किया गया है। हाल ही में पैनेक्स 2021 नाम से मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास किसके द्वारा? बिम्स्टेक के जो देश है ना, बिम्स्टेक के जो कंट्री हैं, आपदा से बचाव के लिए क्या करते हैं? ये एक्सरसाइज करते हैं, कैसे हम आपदा को बचाएंगे। ये सभी देश आपस में मिलकर अपनी अपनी टेक्निक्स को एक दूसरे से शेयर करते हैं। इसी का नाम है पैनेक्स 2021। ये कौन करता है? बिम्स्टेक कंट्री द्वारा किया जाता है। बिम्स्टेक के बारे में थोड़ा जान जाए, ये नोट कर लीजिए। पैनेक्स नाम का जो आपदा यानी डिजास्टर जो हेल्प है और डिजास्टर जो राहत है, इस पर जो एक्सरसाइज करता है बिम्स्टेक कंट्री, उसका नाम है पैनेक्स। बिम्स्टेक की स्थापना 6 जून 1997 को हुआ था। उस समय इसमें कुल 5 देश थे। बिम्स्टेक जब स्थापित हुआ था 6 जून 1997 को, तो उसमें टोटल कितने देश थे? 5 देश थे। कौन कौन थे भैया? भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और बांग्लादेश। भारत, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड से बांग्लादेश। नेपाल इसमें काट दीजिए, पहले से नेपाल नहीं था, भारत था, श्रीलंका था, म्यांमार था और थाईलैंड था और बांग्लादेश से 5 देश थे। बाद में नेपाल और भूटान जुड़ गए। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है, पहले इसका फुल फॉर्म अलग था और अब अलग हो गया। अब जो है इसका फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल। फुल फॉर्म लिख लो, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म लिख लो मेरे भाई, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। कौन कौन मेंबर है भैया? भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, बांग्लादेश और भूटान। इसमें कुल 7 मेंबर है। देखिए सबका नाम दिया गया है, देखो पिंक कलर में बना दिया हूं।
देखो इसके कौन कौन से मेंबर है, मैप में दिखा दिया। बिम्स्टेक के मेंबर को मैप में देखो कौन कौन है भैया, इसके मेंबर कौन कौन है। इंडिया, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड। कितने हो गए भैया। और एक कौन है भैया, श्रीलंका। श्रीलंका। टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 कंट्री है। देख लीजिए सामने, सामने देख लो मेरे भाई, टोटल 7 कंट्री हैं। सामने देख लो, टोटल 7 राज्य, 7 देश हैं जो बिम्स्टेक का। अगर बिम्स्टेक पर कोई क्वेश्चन आता है मेंस में, अगर मेंस एग्जाम में बिम्स्टेक पर कोई सवाल आता है, अगर ये वाला मैप आप डाल देते हैं अंदर में, तो आपको काफी अंक मिलने वाला है। टीचर को लगेगा कि बच्चा जो है बिम्स्टेक के बारे में गहराई से जानता है, इसे सबका लोकेशन भी पता है। बिम्स्टेक की स्थापना कब हुआ भाई, कब हुआ बिम्स्टेक की स्थापना। बिम्स्टेक की स्थापना हुआ 1997 में। कब हुआ भाई, 6 जून को। इसमें पहले 5 देश थे, बाद में नेपाल और भूटान इसमें जुड़ गए। आगे आते अगला करंट अफेयर। जल्दी से सेशन को शेयर कर दो, सेशन अधिकतम मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। मार्वेलस, डायमंड, प्लेटिनम, गोल्डन सेशन हो रहा है आज का। आज के सेशन से गारंटी, 100% गारंटी क्वेश्चन आएगा। पढ़ लो भाई, पढ़ लो। और पुराने जितने भी मैंने सीरीज करवाए हैं, रिवीजन भी करते रहो, रिवीजन करते रहो। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, इसका मैं पीडीएफ उपलब्ध करवा दे रहा हूं। टेलीग्राम चैनल पर मिशन 50 IAS का टेलीग्राम चैनल है, जाकर टेलीग्राम में सर्च करके उससे जुड़ जाओ, ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन, सारा मैटर, सारा मटेरियल आपको मिलता रहे। तो हम आपके साथ लगातार आपके लिए मैं काम करता रहूंगा। लेकिन सेशन को अधिकतम शेयर कर दो, ताकि अधिकतम लोगों तक सेशन पहुंच जाए। आगे आते, समुद्र तटों से प्लास्टिक तथा अन्य कचरे को मुक्त करने के लिए, समुद्र के तटों से प्लास्टिक कचरा तथा अन्य कचरे को हटाने के लिए एक चलाया गया अभियान, जिसका नाम है पुनीत सागर अभियान। क्वेश्चन आएगा कि पुनीत सागर अभियान का संबंध किससे है, तो क्या बोलेंगे, पुनीत सागर अभियान का संबंध किससे है। समुद्र के किनारे, खासकर बीच पर प्लास्टिक और अन्य कचरों से उसे मुक्ति दिलाना। अगला चलिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बार काफी चर्चा में आ गया है। इजराइल का एक जासूसी करने वाला सॉफ्टवेयर है, जिसका नाम है पेगासस। पेगासस कहां का सॉफ्टवेयर है, किसने डेवलप किया है। पेगासस सॉफ्टवेयर किसने डेवलप किया है, इजराइल ने, जासूसी करने के लिए। तो भारत के जो विपक्षी नेता हैं, भारत के जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उनका आरोप है कि सरकार हम लोगों को क्या करवा रही है, जासूसी करवा रही है। तो आज से स्टूडेंट बजट सेशन की शुरुआत हो गया। आज से 31 जनवरी से बजट सेशन की शुरुआत हो चुका है। आज हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के द्वारा क्या पेश किया गया है भाई, इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया है। तो आज काफी हंगामा भरा सेशन रहा। पेगासस मामले को लेकर फिर से बजट सेशन में लोग चिल्लाने की, सरकार को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। सरकार, विपक्षी का मानना है कि पेगासस सॉफ्टवेयर से हम लोगों की जासूसी कराई जा रही। इस सॉफ्टवेयर किसने तैयार किया है, इजराइल ने। देखो सामने पेगासस का चित्र मैंने दे दिया है, ये पेगासस का चित्र देख लो भाई, पेगासस है। पेगासस जो है ये एक सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है भाई, जासूसी के काम आता है। विपक्षी पार्टी आरोप लगा रहा है मोदी जी पर कि आप हमारी जासूसी करवा रहे हैं इसके माध्यम से। आगे आइए, अगला करंट अफेयर। INS खुखरी, INS खुखरी भारतीय नौसेना में मुक्त हो गया है। INS खुखरी जो एक जहाज था, उसे नेवी से क्या कर दिया गया, रिटायरमेंट दे दिया गया है। नेवी से वो रिटायर हो चुका है। यह अपने सीरीज का पहला जहाज था। INS खुखरी जो था, खुखरी श्रेणी में जाता था। खुखरी श्रेणी का यह पहला जहाज था। और इसको कब कमीशन किया गया था, 1989 में। 1989 में इसे नेवी में कमीशन किया गया था, और इसे हाल ही में डीकमीशन कर दिया गया है। INS खुखरी को हाल ही में डीकमीशन, जब किसी जहाज को शामिल करते हैं नेवी में, तो उसे कमीशन करना कहलाता है। और जब किसी जहाज को, किसी शिप को हम नेवी से रिटायर करते हैं, तो उसे डीकमीशन कहा जाता है। तो भैया INS खुखरी को डीकमीशन कर दिया गया है, यानी रिटायर कर दिया गया है। कब कमीशन किया गया था, 1989 में। सामने देखो INS खुखरी का मैंने चित्र दे दिया है, यही INS खुखरी है जिसे अब रिटायर कर दिया गया है। DRDO ने द्वारा विकसित परले मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर दिल्ली में है। DRDO द्वारा विकसित परले मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। यह सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है। परले मिसाइल जो DRDO ने तैयार किया है, DRDO द्वारा तैयार किया गया परले मिसाइल, यह सतह से सतह, यानी सरफेस टू सरफेस, यानी आसमान में नहीं, सरफेस से सरफेस मार करता है। और 150 से 500 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है। देखिए सामने दे दिया हूं मैं प्रहार। ये जो मिसाइल है, ये जो मिसाइल डेवलप किया गया परले, उसका मैंने चित्र दिया। इसका रेंज क्या है भाई, तो 150 से 500 किलोमीटर। 150 से 500 किलोमीटर, यानी कि पंजाब में बैठ के
पाकिस्तान के किसी भी शहर को आग लगाया जा सकता है इस मिसाइल के थ्रू। पाकिस्तान को किसी भी शहर को नस्तानाबूद किया जा सकता है इस मिसाइल के थ्रू। हालांकि भारत में कई मिसाइल हैं जिसके थ्रू पाकिस्तान को समाप्त किया जा सकता है। अब भैया वो मानने को तैयार नहीं है पाकिस्तान, लेकिन फिर भी हम अपना शांति का परिचय, संयम का परिचय आज तक देते आए हैं, लेकिन पाकिस्तान उसका बहुत फायदा उठाया है। 5 बार मार खा के भागा है, 5 बार नहीं 4 बार। पहली बार 1948 में, दूसरी बार 1965 में, तीसरी बार 1971 में और चौथी बार 1999 में। चारों बार पिटा के भागा है, फिर भी सुधरा नहीं पाकिस्तान। तो भैया 70 से 70 मार करने वाली मिसाइल प्रलय है। हमारे यहाँ कुछ चंद मिसाइलें उसका काम तमाम कर देंगे, लेकिन हमारे देश शांति प्रिय देश है, सबको ले चलने वाला देश है, सहनशीलता और संयम का परिचय देने वाला देश हमारा देश है। हम तब तक इंतजार करते हैं जब तक कोई हम पर हमला न कर दे, लेकिन हमला करने पर हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। भारत की जो डिफेंस पॉलिसी है उसमें कहा गया है क्या कि हम पहले हमला नहीं करेंगे। भारत की जो परमाणु पॉलिसी है, भारत की जो एटॉमिक पॉलिसी है, एटम बम की जो पॉलिसी है इंडिया की, उसमें क्या कहा गया है? भारत की जो एटॉमिक पॉलिसी उसमें कहा गया है कि हम पहले हमला नहीं करेंगे, लेकिन कोई हमला करेगा तो मुंहतोड़ जवाब देंगे। हालांकि राजनाथ सिंह ने कहा है इस बार कि हमारी डिफेंस पॉलिसी ऐसा नहीं कि परमानेंट है, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। अपनी डिफेंस पॉलिसी को हम चेंज भी कर सकते हैं, पहले हमला न करने वाली बात नहीं। अगर कोई ज्यादा दिक्कत करेगा, हम पर लगेगा कि हमला कर सकता है, तो उससे पहले ही हमला कर देंगे उस पर हम, यानी पहले हमला होने का वेट नहीं करेंगे। अगर कुछ खतरा महसूस हुआ तो पहले भी हमला कर सकते हैं। हमारी एटॉमिक पॉलिसी चेंज भी हो सकती है। अभी हाल ही में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने स्टेटमेंट दिया है, नोट कर लीजिएगा भाई। आगे आओ, नेक्स्ट, ब्रह्मोस मिसाइल का लखनऊ में विनिर्माण केंद्र बनाया गया है। ब्रह्मोस मिसाइल को बनाने के लिए, ब्रह्मोस मिसाइल को डेवलप करने का केंद्र अभी हाल ही में कहां खोला गया? लखनऊ में। और आपको याद होगा लखनऊ में भारत का पहला पैरा ओलंपिक बैडमिंटन एकेडमी भी खोला गया है। देश का, भारत का पहला पैरा ओलंपिक बैडमिंटन एकेडमी कहां खोला गया है? लखनऊ में खोला गया है। भारत का पहला पैरा ओलंपिक बैडमिंटन एकेडमी कहां खोला गया है? नोट कर लो, लखनऊ में खोला गया है। अभी हाल ही में ब्रह्मोस का भी बनाने का कारखाना भी कहां खोला गया है? लखनऊ में। नोट करो सभी लोग इस चीज को नोट करो। ब्रह्मोस मिसाइल का लखनऊ में विनिर्माण केंद्र बनाया गया है, मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बनाया गया है भाई। और लखनऊ में ही हाल ही में लखनऊ में पैरा ओलंपिक बैडमिंटन एकेडमी ये खोला गया। क्वेश्चन पूछा जाए कि पहली बार दिव्यांगों के लिए, विकलांगों के लिए पहला बैडमिंटन एकेडमी कहां खोला गया? लखनऊ में। नोट कर लो, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है और प्राचीन काल में अवध प्रांत की राजधानी भी लखनऊ थी। लखनऊ को नवाबों का शहर, नजाकत नफासत का शहर भी कहा जाता है। क्लियर है? आगे आते हैं। बांग्लादेश के विजय दिवस के अवसर पर अगला करंट देखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। बांग्लादेश ने भी मनाया है विजय दिवस। विजय दिवस के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में बांग्लादेश की यात्रा पर दिसंबर महीने में गए थे। पिछले दिसंबर में, 2021 दिसंबर में रामनाथ कोविंद गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में बांग्लादेश की यात्रा पर गए थे। ये बांग्लादेश के 50वां विजय दिवस था। गोल्डन जुबली, बांग्लादेश अपने विजय दिवस का गोल्डन जुबली मना रहा था। कब मना रहा था भैया? 50वां, 2021 दिसंबर में 50वां विजय दिवस मना रहा था। उसमें गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में कौन शामिल थे? रामनाथ कोविंद। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का नाम है शेख हसीना। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? शेख हसीना। और भारत के राष्ट्रपति भी वहां की यात्रा पर थे। क्या था समारोह? तो 50वां विजय दिवस। किस रूप में गए थे? तो गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में गए थे। नोट कर लीजिए। देखिए सामने विजय दिवस का चित्र दिया है। 1950 यानी कि 1950 में ही पड़ गई थी पाकिस्तान से बंटवारे की नींव। जिस तरीके से पाकिस्तान को बांग्लादेश मिला था, उस तरीके से लग रहा था 1950 में ही कि बांग्लादेश अब इसके साथ नहीं रहेगा। 1970 में हुए पाकिस्तान आम चुनाव में यह तय कर दी दिशा। पाकिस्तान का जो आम चुनाव हुआ उसमें बांग्लादेश के वोटर्स ने अपना जो दिखाया, अपना जो वोटिंग, जिस तरीके से उन्होंने वोटिंग किया, ऐसा लग गया कि अब बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ रहने वाला नहीं है। और 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध के दौरान बांग्लादेश को पाकिस्तान से एक अलग देश के रूप में मान्यता मिली। तो तीनों डेट आप देखिए, याद कर लीजिए। ये पूरा चित्र दिया है। इस युद्ध में 1971 के युद्ध में जब बांग्लादेश बना तो पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को हम बंदी बना लिए थे। हमारी औकात पाकिस्तान देखता है, हमारी उड़ान पाकिस्तान देखता है। उसे पता नहीं कि हम बाज हैं, बादलों के पार जाकर उड़ते हैं। भाई पाकिस्तान को समझना चाहिए, 90,000 सैनिक हमने बंदी बना लिए। फिर इंदिरा गांधी और शेख मुजीबुर रहमान, इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो, याद रखो पाकिस्तान के राष्ट्रपति
जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच एक समझौता हुआ जिसे शिमला समझौता के नाम से जानते हैं, और उनके 90,000 सैनिक को हमने छोड़ दिया। समझा रहा है बात? 90,000। भारत हृदय का बड़ा है भाई, बंदी बना लिया था, लेकिन समझौता के कारण शिमला समझौता हुआ किनके बीच? जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच, और इन सैनिकों को छोड़ा गया, लेकिन बांग्लादेश एक सेपरेट देश बन गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला करंट अफेयर है, जर्मनी के चांसलर पद से एंजेला मार्केल ने रिजाइन कर दिया है, यानी एंजेला मार्केल अब हट गई हैं चांसलर पद से, और ओलाफ सोल्ज बने हैं जर्मनी के अगले चांसलर। एंजेला मार्केल दुनिया की पावरफुल वुमेन में शामिल थी, दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में शामिल एंजेला मार्केल, जो लगातार 4 बार जर्मनी की चांसलर रही हैं। अब वो चांसलर के स्थान से हट गई हैं। वर्तमान में ओलाफ सोल्ज को जर्मनी का चांसलर बनाया गया है। ये उनके चित्र देख लीजिए, ओलाफ सोल्ज का चित्र मैंने सामने दिखा दिया आपको, ये ओलाफ सोल्ज है। आगे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, इस बार के सेशन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट है ये। मैगडलेना एंडरसन स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? मैगडलेना एंडरसन। देखिए सामने इनका चित्र मैं दिखा दिया हूं। मैगडलेना एंडरसन ये है, ये स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है, और स्वीडन स्कैंडिनेविया पेनिनसुला का देश है। यूरोप में स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला का कंट्री है स्वीडन, इसकी राजधानी स्टॉकहोम है। स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है मैगडलेना एंडरसन। आप इनके चित्र को देख लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। मैगडलेना एंडरसन स्वीडन देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। भाई सेशन को शेयर कर दो, सेशन अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक बटन दबा दो। सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक बटन दबा दो। भाई पीडीएफ शॉर्ट करवा देते हैं, बिल्कुल आप जाके पीडीएफ पहले ले लीजिएगा। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मिशन 50 आईएएस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, तत्काल अभी कभी ज्वाइन कर लो। सारा का सारा मटेरियल आपको अपलोड किया हुआ है, जल्दी से अपलोडेड मटेरियल ले जाओ, उसका प्रिंट आउट निकाल लो और लगातार रिवीजन करो। सारा मटेरियल पीडीएफ के फॉर्म में अपलोडेड हो जा रहा है आपके टेलीग्राम चैनल मिशन 50 आईएएस पर। जल्दी से मिशन 50 आईएएस पर जुड़ना ना भूलें, जल्दी से जुड़ जाओ। और इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, ताकि हर एक सेशन आपको मिलता रहे। और लगातार मेहनत करते रहो, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। खो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। मेरे भाई शेयर कर दो, इस बार आग लगा देनी है, ऐसी लकीर खींचनी है जो सबके लिए नजीर बन जाए। वो लकीर खींच देनी है अपनी मेहनत से, वो लकीर खींचनी है जो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए क्या बन जाए? नजीर बन जाए, लोग मोटिवेटेड होते रहें, इतनी बड़ी रेखा खींच देनी है। जस्टिन ट्रूडो अगला करंट है। जस्टिन ट्रूडो तीसरी बार कनाडा के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। जस्टिन ट्रूडो का पिक है, तीसरी बार बने हैं क्या कनाडा के प्रधानमंत्री। बड़ी स्मार्ट और बड़ी युवा प्रधानमंत्री हैं, काफी इनके कामों से लोग खुश हैं। कनाडा की राजधानी ओटावा है। कनाडा की राजधानी कहाँ है भाई? ओटावा है। कनाडा में एक झील है सडबरी झील, कनाडा में एक झील है सडबरी झील। वहां इतना ज्यादा मिनरल्स मिलता है, इतना ज्यादा खनिज मिलता है कनाडा में, कि कनाडा के सडबरी झील के प्रदेश को भारत के छोटानागपुर कहा जाता है। कनाडा के छोटानागपुर प्लेट्यू में बहुत ज्यादा मिनरल्स मिलता है, इसीलिए कनाडा के सडबरी क्षेत्र को कनाडा का छोटानागपुर प्लेट्यू कहा जाता है। तो जस्टिन ट्रूडो कनाडा के तीसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए हैं। तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही कमेंट करेंगे। कैसा लगा सेशन एक बार कमेंट करके बता दें, सभी लोग कमेंट करके बता दो कैसा लगा आज का सेशन। समझ में आया, मजा आया तो एक बार कमेंट कर दो। सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो। और लिंक को, इस वीडियो के लिंक को जितने भी आपके ग्रुप्स हैं, ये आपके लिए एक ड्यूटी है, जितने भी लिंक आपके ग्रुप्स हैं टेलीग्राम व्हाट्सएप सभी जगह शेयर कर दो, फेसबुक पर शेयर कर दो। कैसा लगा सेशन कमेंट में जरूर बताओ, और सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर दो, लाइक बटन दबा दो, अधिकतम लाइक कर दो, और कमेंट में जरूर बताओ कैसा लगा। और अगर कोई सुझाव हो आपको मेरे लिए, सुझाव जरूर दें, आपका सुझाव माना जाएगा। जस्ट कुछ ही देर में पीडीएफ जो है इसका आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और आपकी जिम्मेवारी है पीडीएफ को निकलवा लीजिए, पीडीएफ को प्रिंट निकलवा लीजिए, और प्रिंट निकलवा के बार बार रिवाइज कर लीजिए। सॉफ्ट कॉपी पढ़ने से अच्छा है कि आप हार्ड कॉपी पढ़िए, अंडरलाइन करके पढ़ने का मजा ही कुछ और है। तो लगातार रिवाइज करते रहिए, मेहनत करते रहिए, और कमेंट में बता दीजिए सेशन कैसा लगा।
अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। आशीर्वाद, शुभकामनाएं।